हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस ट्री। माय नेम इज़ हरमिंदर सिंह। तो गाइज, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ नए टॉपिक्स। तो आई होप कि आपको जो लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक्स थे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जैसे कि आपको पता ही है, वैक्सीनेशन का मीनिंग होता है कि जो बच्चों में जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो जो हार्मफुल डिजीज़ हैं, जो मेनली डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं सोसाइटी में, उससे बच सकें। तो अब यहाँ पर ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, तो ये कहाँ पे शुरू हुआ? देखिए 1978 में ये प्रोग्राम जो था इंडिया में आया एज एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, और 1985 में ये काफ़ी ज़्यादा इसको मोमेंटम मिला, काफ़ी ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट करा गया जोर शोर से। उसके बाद इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहा गया। तो इसको फेज मैनर में वन बाय वन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करा गया। तो 1989-90 तक, यानी कि जब 1990s के शुरू में जो ये डिकेड था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट करा गया। ये देखिए यहाँ पर उसके बाद इस प्रोग्राम के अंडर जो 7 वैक्सीन थे, जो मेजर डिजीज़ थी उनके लिए यहाँ पर 7 वैक्सीन जो प्रोवाइड करे गए। तो उसमें ये देखिए, ये है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनस के लिए एक इंजेक्शन था। ठीक है, उसके बाद पोलियो के लिए वैक्सीन थी, मीजल्स के लिए सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस एंड हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड डायरिया। तो ये मेजर डिजीज थी जिनके लिए 7 वैक्सीन जो थे वो दिए जाते थे बच्चों के लिए। तो अब ये देखिए, डिफरेंट डिजीज़ हैं जो काफ़ी हार्मफुल मानी जाती हैं और इनके लिए जो इंजेक्शन है काफ़ी दिए जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पहले क्या था कि ये जो डीपीटी है, ये इंजेक्शन किसके लिए है? तो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ के लिए है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल सिंपल आएगा। तो डीपीटी स्टैंड फॉर डिप्थीरिया पर्टूसिस एंड टेटनस, एंड पर्टूसिस का मीनिंग होता है हुपिंग कफ। तो यहाँ पर ये मैंशनड है, ये देखिए डिजीज है डिप्थीरिया पर्टूसिस, दैट इज हुपिंग कफ, जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है, एंड टेटनस। तो टेटनस आपको पता होगा कि कोई जब चोट लग जाती है तो ये सॉइल में भी ये जो है इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो यहाँ पर हो सकता है, तो बॉडी में एंटर कर जाता है, तो उससे ये टेटनस जो है वो हो सकती है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद आता है BCG, जिसको बेसिलिक कैलमेटिक ग्वायरिन कहते हैं। तो गाइज, एक बार यूपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि BCG स्टैंड्स फॉर, तो ये इसकी फुल फॉर्म आ गई थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया था। तो EPFO में भी ऐसे जो क्वेश्चन है वो बड़े आराम से आ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए BCG स्टैंड फॉर बेसिलिक कैलमेटिक ग्वायरिन। और अब ये करता क्या है? ये एक वीकेंड वर्जन है बैक्टीरिया की। कौन से बैक्टीरिया की? माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो कि रिलेटेड किससे है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। तो यानी कि ये जो इंजेक्शन है, ये जो डोज है, ये किससे बचाती है? ये बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस से बचाती है। तो गाइज, एक मैं आपको यहाँ पर एक और पॉइंट रिपीट करना चाहता हूँ कि जो मीनिंग है वैक्सीन का वो क्या होता है। उसमें जो पर्टिकुलर वायरस है जिससे हमने बॉडी को बचाना है, उस चाइल्ड को बचाना है, तो उस वायरस की बहुत ही वीक स्ट्रेन होती है उस वैक्सीन में। ठीक है, तो जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो उस वायरस को रिकॉग्नाइज कर लेती है, अपनी मेमोरी में सेट कर लेती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो इन्फेक्शन आएगा तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकेगी अच्छे से। ठीक है, तो ये वैक्सीन का मीनिंग होता है। तो यहाँ पर वीकेंड वर्जन, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसकी वीकेंड फॉर्म जो होगी वो वैक्सीन में होती है। उसके बाद हमारे पास है MMR। तो MMR स्टैंड फॉर मीजल मम्स रूबेला। तो मीजल्स डिजीज़ होती है, ये क्या होती है हम अभी बात करेंगे। स्किन पे स्पॉट्स बन जाते हैं इस डिजीज़ में। मम्स होते हैं वो आपके माउथ के साइड पर जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसमें स्लाइवा बनता है, उसकी ये इन्फेक्शन होती है। और रिबेला जो है, इसको जर्मन मीजल्स कहते हैं, ये भी मीजल्स की एक टाइप है। तो इसके लिए भी एक वैक्सीन जो है वो बच्चों को दी जाती है। तो गाइज, आपको ये जो नाम है आपको याद रखने हैं, और ये डिजीज़ कौन सी कॉज करते हैं ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। DPT इज डिप्थीरिया पर्टूसिस एंड टेटनस। BCG इसका जो फुल फॉर्म है बेसिलिक कैलमेटिक ग्वायरिन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, एंड MMR फॉर मीजल मम्स रूबेला। तो गाइज, ये देखिए पिक्चर्स हैं। दिस पिक्चर शोइंग डिप्थीरिया। तो यहाँ पर क्या है कि आप थ्रोट में, गले में बिल्कुल यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये देखिए यहाँ पर, तो इससे जो आपकी ब्रीदिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, आपको अच्छे से सांस नहीं आता।
तो ये जो पिक है ये मम्स की है, तो देखिए ये जो चाइल्ड है इसके साइड पे यहाँ पर ये स्वेलिंग है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड की इन्फेक्शन है। एंड फ्रेंड्स ये जो पिक है ये मीजल्स की है। तो यहाँ पर ये जो पेशेंट है, ये जो स्पॉट्स हैं स्किन पे, ये मीजल्स के स्पॉट्स हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। दिस इज डिप्थीरिया, दिस इज मम्स एंड दिस इज मीजल्स। ओके, तो आप ये देखिए, अब इसके अलावा कौन सी वैक्सीन होती हैं? पोलियो की वैक्सीन होती हैं जो कि बच्चों को बचाती हैं किससे? पोलियोमाइलाइटिस से, यानी कि पोलियो की डिजीज से। तो अब इसमें क्या होता है कि 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन यूज़ करते हैं हम। वन इज़ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस जो कि इंजेक्शन से दी जाती है, एंड अनदर वन इज़ वीकेंड पोलियो वायरस जो कि ओरली दी जाती हैं, जो ओरल ड्रॉप्स होते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं, वो वीकेंड पोलियो वायरस होते हैं। तो इनएक्टिवेटेड का मीनिंग क्या होता है कि इसमें वायरस पार्टिकल्स होते हैं, इस वैक्सीन में वायरस पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो किल्ड होते हैं, यानी कि बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, वो डिजीज कॉज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो पोलियो वायरस की जो वैक्सीन होती है जो ओरल ड्रॉप्स की फॉर्म में हम देते हैं बच्चों को, तो वो वीकेंड फॉर्म होती है। इसका मीनिंग कि वो किल्ड नहीं होते, यानी कि टोटली डेड नहीं होते, लेकिन वो बहुत वीक स्ट्रेन होती है, तो वो डिजीज़ नहीं कॉज कर सकते। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, वीकेंड पार्टिकल्स पोलियो वायरस के, वो उस वैक्सीन में होते हैं। तो ये 2 तरह की वैक्सीन जो है पोलियो के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है ये है ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स की बात करें कि ये ब्लड ग्रुप्स कैसे हम डिटरमिन करते हैं, तो एंटीजन से हम ये करते हैं डिटरमाइन। कैसे? जो हमारी बॉडी में आरबीसी होते हैं, जो ब्लड सेल होते हैं, उसके ऊपर एंटीजन्स होते हैं, उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस से ही हमें पता चलता है कि ये ब्लड ग्रुप क्या है। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो वो कोई और ब्लड ग्रुप होगा, बी प्रेजेंट है तो कोई और ब्लड ग्रुप होगा। इसके अलावा उन एंटीजन के ऊपर एक आरएच फैक्टर होता है, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ जैसे प्रोटीन होता है, तो वो फैक्टर डिटरमाइन करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, सब्सटेंसेस दैट कैन ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स इफ दे आर फॉरेन टू द बॉडी। इसका मीनिंग क्या है कि वो जो पर्टिकुलर एंटीजन है, जब हम उस पर्सन को कोई और ब्लड जो उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं, ट्रांसफ्यूजन होता है, तो अगर तो एंटीजन सेम है तो बॉडी के जो ब्लड के जो सेल्स हैं उसको अडॉप्ट कर लेंगे। अगर वो डिफरेंट है तो वो उसके सेल्स को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, ख़त्म करना शुरू कर देंगे, तो उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हो सकते हैं अगर कोई और ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है उसको दिया जाए। तो इसका मीनिंग क्या है कि सम एंटीजन्स कैन ट्रिगर ए पेशेंट्स इम्यून सिस्टम टू अटैक द ट्रांसफ्यूज ब्लड, यानी कि जो ब्लड उसको दिया गया है तो उसके ऊपर वो अटैक कर सकते हैं। कौन अटैक करेगा? उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम। ओके, अगर ये एंटीजन मैच नहीं करते तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंड्स ऑन केयरफुल ब्लड टाइपिंग। तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने बिल्कुल सही रखना है तो ये जो ब्लड टाइप है इसको पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है, इसको क्रॉस मैच करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। क्या है ये देखिए आगे, देयर आर 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? तो ये हम देखते हैं कैसे डिटरमिन होते हैं, बाय द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ 2 एंटीजन्स दैट इज ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। और जो आरएच फैक्टर होता है, अगर ये प्रेजेंट है ये तो ये प्लस आ जाएगा, जैसे हम कहते हैं कि ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ये आरएच फैक्टर नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम नेगेटिव कह देते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि सपोज ये यहाँ पर लिखा है ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन कौन सा है? ए, और उसके ऊपर जो आरएच फैक्टर है वो नहीं है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर बी पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है कि जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन कौन सा है? बी एंटीजन, और उसके ऊपर आरएच फैक्टर जो है वो प्रेजेंट है। ओके गाइस, तो इसके बाद दूसरी बात ये है कि ये जो ओ नेगेटिव जो ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, किसी को भी, किसी भी ब्लड ग्रुप को वो ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। और जो ए बी पॉजिटिव है इट इज़ यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो ये किसी से भी रिसीव कर सकता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ओके, तो ये आपने ब्लड ग्रुप याद रखने हैं। तो ये यूनिवर्सल डोनर है, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। और मेन पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि एंटीजन ए एंड बी हो सकते हैं, और उसके ऊपर जो प्रोटीन होता है वो कौन सा है? आरएच फैक्टर। ओके गाइस, तो ये बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है, वो आगे चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट हम कुछ देखेंगे कि जेनेटिक्स जो है इसके बारे में हमने पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ा है। इसमें डीएनए होता है, डीएनए में जीन होता है, तो जीन के बारे में हम बात करते हैं। और वो जो जीन हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो करेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाते हैं, ये भी हमें पता है। तो जेनेटिक्स क्या है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है, पासिंग ऑफ करेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये इससे डील करता है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे जेनेटिक्स में, जिन्होंने जेनेटिक्स को फेमस करा, वो कौन थे, ग्रीगर जोहन मेंडल। ये नाम आपने बिल्कुल याद रखना है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रीगर जोहन मेंडल। तो ये जो इनका जो साइंटिफिक वर्क था वो जब साइंस कम्युनिटी को पता चला तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। तो इनके फेमस पी प्लांट एक्सपेरिमेंट, तो ये सिंपली आपको बस पता होना चाहिए कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे थे वो किसके ऊपर करे थे, पी प्लांट के ऊपर। ओके, बिटवीन द 1856 एंड 1863 इन ईयर्स में इन्होंने करे थे। और हेरिडिटी के बारे में बहुत सारे जो पॉइंट्स इन्होंने क्लियर करे थे। तो उनको कहते हैं लॉज ऑफ मेंडलियन इनहेरिटेंस। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ग्रीगर जोहन मेंडल ने क्या प्रेजेंट करा था, क्या इन्होंने एस्टेब्लिश करा था। तो लॉज ऑफ मेंडलियन इनहेरिटेंस, ये आपने पॉइंट याद रखना है। ओके, तो जेनेटिक्स इज रिलेटेड टू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ जीन्स। तो आई होप कि आपको ये सिंपल पॉइंट्स जो है वो याद। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इसमें क्या है कि ह्यूमन बॉडी के बारे में बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं। तो गाइज ऐसे पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने, बिकॉज आपको ईपीएफओ में कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। वो कैसे, ये देखिए, टोटल मसल्स हमारी बॉडी में कितने हैं, 639 हैं। ये बिल्कुल सिंपल फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। तो लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी कौन सा है। तो गाइज ये देखिए, तो ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो सभी स्टूडेंट्स को लगेगा कि कोई बॉडी के इंटीरियर में कोई ऑर्गन होगा, या ब्रेन है, लीवर है, हार्ट है, कौन सा है। लेकिन स्किन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी में। तो स्किन को हम ऑर्गन कंसिडर करते हैं। तो गाइज जो लॉन्गेस्ट बोन है कौन सी है, फीमर। सो ये देखिए, इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन, जिसको हम फीमर कहते हैं। तो ये हमारी थाई में होती है, अपर लेग में, ठीक है, जिसको हम थाई कहते हैं। तो इसमें ये बोन होती है। एंड स्मॉलेस्ट बोन इज टेप्स। तो ये जो पिक है, ये इसको जूम करके दिखाया गया है। ये जो बोन है ये बहुत छोटी होती है और ये ईयर में होती है। तो गाइस यहाँ पर जो 3 बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। वन इज मेलस, सेकंड इज इनकस एंड थर्ड इज स्टेप्स। तो ये स्मॉलेस्ट बोन होती है, स्टेप्स। ओके, तो यहाँ पर ईयर में क्या होता है कि जो बाहर से जो साउंड आती है वो इन बोन्स में वाइब्रेशन कॉज करती है। वो वाइब्रेशन फर्दर जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस कहाँ पे पहुँचती है, वो ब्रेन में पहुँचती है। तो वो उसको कौन सी नर्व लेके जाती है ईयर से ब्रेन तक, ऑडिटरी नर्व। ओके, ऑडिटरी नर्व, ऑडिबल जैसे होता है जिसको हम सुन सकते हैं, उसको हम वर्ड यूज करते हैं ऑडिबल। तो उसी से बना है ऑडिटरी नर्व। तो वो ईयर से सिग्नल लेके जाती है ब्रेन तक। तो ब्रेन उसको समझता है कि जो साउंड आ रही है वो क्या है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो लॉन्गेस्ट बोन इज फीमर एंड स्मॉलेस्ट इज स्टेप्स, जो कि हमारे ईयर में होती है। उसके बाद है नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। तो ये आपको पता ही होगा, 6.6 लीटर है ये। एचबी कंटेंट यानी हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है, 500 to 700 ग्राम हमारे ब्लड में। तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम कितना है, 2 to 5 मिनट्स। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो गाइस ये आपको पता है 98.4 फ़ारेनहीट और 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद होना चाहिए। एंड ब्रीदिंग रेट इज 16 to 20 पर मिनट। ओके, तो दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट एंड आई होप समझ आ गया होगा। तो ये देखिए, नेक्स्ट लार्जेस्ट एंडोक्राइन जो ग्लैंड है ये कौन सा है, ये थायराइड है। तो गाइज ये जो थायराइड है ये आपके चेस्ट में होता है ये ग्लैंड, और इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी। तो गाइज अब आपको ये याद रखना है। तो लार्जेस्ट मसल जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमम है, जो हमारे बट का मसल होता है। ये देखिए थाई है, तो इसके ऊपर ये मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये लार्जेस्ट मसल है बॉडी में। उसके बाद सो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, इसका मीनिंग क्या होता है कि कौन सा वो ऑर्गन है जिसमें अगर कोई
खराबी हो जाए, कुछ उसमें गड़बड़ हो जाए, तो वो रीजनरेट कर लेता है, जो वो दोबारा से ठीक हो जाता है जल्दी से। तो वो पावर मैक्सिमम होती है लीवर में। अगर लीवर जो है इसके सेल्स खराब हो रहे हैं, कोई इसमें ट्रॉमा हो गया है, तो ये बहुत जल्दी रीजनरेट कर जाते हैं। और मिनिमम रीजनरेशन की पावर किसकी होती है? ब्रेन सेल्स की, यानी कि न्यूरॉन्स की। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, जो मैक्सिमम रीजनरेशन पावर है लीवर में है, और जो मिनिमम रीजनरेशन पावर है वो किस में है? वो ब्रेन सेल्स में है। ओके, तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो ये ESR है। तो ये डिटेल में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो 4 to 10 मिनट्स है। ओके, और ये देखिए थिननेस स्किन, हमारी बॉडी में थिननेस स्किन जो है वो कहाँ पर होती है? इन कंजक्टिवा। अब कंजक्टिवा क्या होता है? कंजक्टिवा है जो अपर आईलिड के बिल्कुल अंदर की तरफ जो स्किन होती है, बिल्कुल थिन स्किन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं। ओके गाइस, तो ये आपकी आई, ये देखिए ऊपर अपर लिड का जो इनर साइड है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज कंजक्टिवा। तो ओके, तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो ये आपको बिल्कुल बेसिक हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे कुछ बॉटनी की। तो बॉटनी इससे पहले हम जो बायो का पार्ट कर रहे थे उसमें हमने ज़्यादा ह्यूमन बॉडी की बात करी है, तो अब नेक्स्ट जो है हम ज़्यादा बात करेंगे बॉटनी की। तो बॉटनी होती क्या है? तो ये आपको पता होगा कि ये स्टडी है प्लांट्स की। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की कौन सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, क्या कैटेगरीज हैं, कैसे इसमें पॉलिनेशन या रिप्रोडक्शन होती है, तो वो हम सारी बात करेंगे इसमें। तो गाइज अगर हम ब्रॉडली देखें तो हम प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। तो ये 2 सब किंगडम्स हैं बड़े ग्रुप में, जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो जो प्लांट किंगडम है उसमें जो फर्दर मेन 2 ग्रुप्स हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन थी ये दी थी A.W. ईशलर ने 1883 में। तो गाइज अब मेन डिफरेंस इसमें क्या है? वो ये है कि जो क्रिप्टोगैम्स हैं वो सीडलेस प्लांट्स हैं, और जो फेनेरोगैम्स हैं वो क्या है? वो है सीड बियरिंग प्लांट्स। ये मेजर डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, कि जो टोटल प्लांट का जो ग्रुप है उसमें 2 सब ग्रुप्स हैं। वन इज क्रिप्टोगैम्स यानी कि सीडलेस प्लांट्स, और फेनेरोगैम्स क्या है? जिसमें सीड्स होते हैं, फेनेरोगैम्स। और ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड हैं, इसके फर्दर भी ग्रुप्स हैं। तो ये देखिए, ओके, अब ये जो फेनेरोगैम्स हैं तो इसकी बात करें तो इसमें 2 मेजर ग्रुप्स हैं, ये मेन ग्रुप्स हैं इसमें, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये किसका पार्ट है? फेनेरोगैम्स के, बिकॉज दे हैव वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड द एम्ब्रियो विद स्टोर्ड फूड। ओके, सो देयर एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू सीड्स। तो गाइज ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है। तो ये देखिए यहाँ पर डिफरेंस है एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म्स में। ओके गाइज, तो ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्टिग्मा है, स्टाइल, ओवरी, ये बिल्कुल मेल एंड फीमेल पार्ट्स फ्लावर में होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सीड्स होते हैं। ओके गाइस, तो ये देखिए यहाँ पर जो है जो रिप्रोडक्शन होगी तो उसमें मेजर जो रोल है, तो यहाँ पर क्या है? सीड है। ओके, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डायग्राम में से। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की, तो ये जो है ये फर्स्ट ग्रुप में से हैं। ओके, तो जो वो थे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो वो थे सेपरेट ग्रुप में। और ये देखिए ये जो 3 हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट्स। ओके गाइस, तो ये जो हैं ये सीडलेस हैं। ठीक है, ये जो तीनों जो पार्ट्स हैं ये सीडलेस हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये देखिए यहाँ पर फाइलम ऑफ प्लांट्स ऑफ वेरी डाइवर्स हैबिट। तो इसमें एल्गी, फंगी एंड लाइकन्स हैं। तो गाइस ये तो माइक्रोस्कोपिक हैं, बिल्कुल स्मॉल होते हैं ये। ठीक है, तो ये थैलोफाइटा में आ जाएंगे। और ये देखिए ब्रायोफाइटा में क्या है? दे हैव स्टेम एंड लीव्स बट लैक ट्रू वेस्कुलर टिश्यू एंड रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। ओके गाइस,
तो इनमें सीड्स नहीं होते, इसमें स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स की हेल्प से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दिस ग्रुप इज ब्रायोफाइटा। अब इसमें भी मॉसेज, हॉर्नवॉर्ट्स एंड लिवरवॉर्ट्स होते हैं, ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो मॉसेज जो हैं ये आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, तो ये जो ग्रुप हो गया ब्रायोफाइटा। एंड देन इज टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स जो है ये वेजिटेबल प्लांट्स हैं विद लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स बट लैक बोथ सीड्स एंड फ्लावर्स। ओके, तो इसमें ना तो सीड्स होते हैं ना ही फ्लावर्स होते हैं, तो ये हो गए टेरिडोफाइट्स। ओके, तो इसमें फर्न्स, लाइकोपोडियम, हॉर्सिया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये इसमें आ जाएंगी। ओके गाइस, तो ये नेक्स्ट क्लासिक क्या है। अब ये देखिए यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इसको दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है। तो ग्रुप ऑफ सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, ये इसमें सीड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ए प्लांट दैट है सीड्स अनप्रोटेक्टेड बाय एन ओवरी और फ्रूट। अब इसका मीनिंग क्या हो गया। अब दोनों जो है सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं क्योंकि इसमें सीड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो सीड्स हैं तो वो ओवरी या फ्रूट के अंदर नहीं होते। जैसे कि ये पाइन ट्री है, कॉनिफर ट्रीज हैं, इसमें जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं होते। लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स हैं इसमें ये एक मेजर ग्रुप है फ्लावरिंग प्लांट्स का, तो इसमें जो सीड्स होंगे वो फ्रूट्स के अंदर होंगे, जैसे कि रोज, ट्यूलिप, टोमेटोज। ओके, तो ये फ्रूट के अंदर, जैसे टोमेटो में आपने देखा होगा कि जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, इसी तरह। ओके, तो इसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो बस आपने मेजर डिफरेंस, क्योंकि गाइज आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको इतना याद रखना है, जो किसी भी कोई भी टर्म है जो उसका मेन पॉइंट है वो आपको याद होना चाहिए। जिम्नोस्पर्म क्या है, यानी कि सीड जो है अनप्रोटेक्टेड बाय एन ओवरी और फ्रूट। यहाँ पर सीड क्या है, प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। तो ये मेजर डिफरेंस है, बस आपको ये। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो गाइज इसमें क्या है ये देखते हैं हम। तो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं किसी भी प्लांट के, वो क्या होते हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स हैं। अब इसमें अगर हम इम्पॉर्टेंट बात करें तो लीव्स के इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो रूट है वो थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो रूट में क्या होता है, ये पार्ट है प्लांट बॉडी का विच डेवलप फ्रॉम रेडिकल एंड ग्रोज डाउन इनटू द अर्थ। अब रेडिकल जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट है जो सॉइल में जहाँ से रूट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इट गिव्स सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। तो पहले रूट निकलेगी जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, उसमें से भी सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स निकलेंगी। तो वे ये सारा कुछ हम पिक में देखेंगे। तो प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स। अब रूट सिस्टम जो है, रूट सिस्टम टू टाइप्स का हो सकता है, मेनली टैप रूट एंड एडवेंटेशियस रूट। ओके, अब टैप रूट जो होती है वो रेडिकल से निकलेगी। ओके, और जो एडवेंटिशियस है, एडवेंटिशियस रूट जो है वो मेन टैप रूट के बीच में से निकलेगी। तो एक मेन टैप रूट होगी, ठीक है, जो मेन रूट होगी उसमें से फर्दर जो निकलेंगी उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ओके, तो अब देखते हैं, तो ये डायग्राम देखिए। अब ये है प्राइमरी रूट, ठीक है, इसमें से सेकेंडरी रूट्स निकल रही हैं, तो इसको टैप रूट सिस्टम कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर कोई प्राइमरी रूट इस तरह सिंगल कोई बीच में नहीं है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर ग्रुप की तरह है, तो इसको हमने एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कह दिया। तो सेकेंडरी रूट्स इसमें ऐसे है, तो इसमें ये देखिए यहाँ पर। ओके, तो इनकी स्ट्रक्चर में बिल्कुल डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, तो गाइज ये इसके जो डिफरेंस है ये देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि प्राइमरी रूट जो है विच परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए प्लांट। तो एडवेंटिशियस में क्या है, इसको देखकर ही लगता है कि ये लाइफ टाइम जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती, परसिस्ट नहीं कर पाएंगी और ये खत्म हो सकती है। दीज आर रिप्लेस बाय द न्यू रूट्स। अब ये देखिए यहाँ पर ये डाइकॉट्स और मोनोकॉट, ये हम फर्दर देखेंगे। डाइकॉट्स होता है जिसके सीड में 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, तो इसमें मोनोकोट्स में सिंगल कॉटिलीडन ये पार्ट होता है सीड में, वो होता है। ये रेडिकल से यानी कि यहाँ इस पार्ट से, इस पॉइंट से ग्रो करेंगी, ठीक है। और ये जो है डेवलप फ्रॉम एन ऑर्गन अदर देन द रेडिकल, यानी कि ये कहीं से भी ये डेवलप कर सकती हैं। ओके, तो ये लाइफ टाइम्स करेंगी, ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ग्रोज डीप इनटू द सॉइल, दे डज नॉट ग्रो डीप इनटू द सॉइल। तो एडवेंटिशियस जो रूट होती है वो कभी ज़्यादा डीप ग्रो नहीं करती। ओके,
जिसमें एक सेंटर में सिंगल पार्ट होता है जो ज़्यादा डीप ग्रो करेगा, उसमें से ये सेकेंडरी निकलेंगी। लेकिन ये एक श्रब टाइप इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो इतनी ज़्यादा डीप ये ग्रो नहीं करती। तो चलिए ये देखिए, अब टैप रूट जो है, टैप रूट की मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। तो ये देखिए कैसी मॉडिफिकेशन, नोमैटोफोर्स। तो गाइज दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। अब ये क्या है, ये रूट्स हैं। तो दिस टाइप ऑफ रूट्स आर कॉमन इन मैनग्रोव्स। तो मैनग्रोव्स आपने सुना होगा, क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं उनको मैनग्रोव्स कहते हैं। तो उनकी जो खासियत ये होती है कि वो सलाइन वाटर, यानी कि जो ओशन का वाटर है, जब हाई टाइड आती है, यानी कि जो ओशन का जो लेवल है वो हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी उसमें हाई टाइड आएगी तो सी का लेवल बढ़ जाता है, फिर उसके बाद जो कम होगी फिर नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद लो टाइड का टाइम होता है तो वो नॉर्मल से भी कम हो जाता है सी का लेवल। तो अब वो जो ओशन वाटर है जब कोस्टल एरिया में पहुंच जाता है तो वहाँ पर जो प्लांट ग्रो करेंगे तो वो तभी ग्रो करेंगे जब उसमें कैपेसिटी होगी सलाइन वाटर को झेलने की। ओके, तो तब अब ये जहाँ पर ये जो प्लांट्स दिख रहे हैं ये यहाँ पर ओशन वाटर आ जाता है, तो ये इतनी सैलिनिटी में भी, इतने ज़्यादा मिनरल होने के बावजूद भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, कैसे? क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन से बाहर आकर सांस लेती हैं, ऐसे ये ग्रो कर जाती हैं। इसको कहते हैं नोमैटोफोर। तो ये एक टैप रूट की मॉडिफिकेशन है। ओके, सो नोमैटोफोर, दिस टाइप ऑफ रूट इज फाउंड इन साल्टी सॉइल नियर द सी। तो जो अभी हमने बात करी है मैनग्रोव्स। ओके, एंड इट अंडरगोज टुवर्ड्स नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अब नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का मीनिंग क्या है? जियोट्रोपिज्म का मीनिंग है कि वो किस तरफ को ग्रो करती है। अगर तो वो, अब रूट को तो नीचे जाना चाहिए जो उसकी रियल डायरेक्शन है, तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। लेकिन अगर नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, इसका मीनिंग क्या है कि ये ऊपर की तरफ यानी कि ऑपोजिट साइड को ये ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अदर मॉडिफिकेशन है माइकोराइजल। तो इसमें क्या है, दीज रूट्स आर नोन फ्रॉम 90% ऑफ प्लांट स्पीसीज एंड आर म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ऑफ ए फंगस विद प्लांट रूट टिश्यू। तो माइकोराइजल जो है, इसमें रूट्स में फंगस जो है उसके साथ इसका म्यूचुअल रिलेशन होता है, फंगस के साथ ये रूट्स रहती है, तो इसको कहते हैं माइकोराइजल। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन किसकी है, टैप रूट की। ये देखिए गाइस, तो हमारे पास है स्टेम। तो स्टेम में क्या होता है, तो स्टेम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्गन, यानी कि जो ऊपर को बढ़ता है उसको स्टेम कहते हैं। असेंडिंग ऑर्गन ऑन द प्लांट विच इज फाउंड बाय द इलोंगेशन ऑफ प्लूम्यूल। तो यानी कि जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है उसकी इलोंगेशन से वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो प्लूम्यूल जो है फर्दर ग्रोज इनटू स्टेम। तो स्टेम इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लूम्यूल एंड गोज टुवर्ड सनलाइट ऑपोजिट टू द ग्रेविटी। ओके, तो यानी कि जब ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो इसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं, क्योंकि जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ ही बढ़ना चाहिए। अब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अगर ये स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड ग्रो करता है तो इन द एडवर्स कंडीशंस अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर देयर फूड एंड बिकम थिकन्ड एंड ट्यूबरस। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है, इसकी एग्जांपल्स क्या है ये हम देखेंगे। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, तो स्टेम जो है वो कैसे ग्रो कर सकता है। फॉर एग्जांपल पोटैटो, ये देखिए बल्ब फॉर्म में अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप्स है। कॉर्न फॉर्म, ये इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए ग्लैडियोलस है, क्रोकस, सेटिवस है और सैफ्रॉन है। तो ये सैफ्रॉन का ही साइंटिफिक नेम है। राइजोम है, इसमें जिंजर, टर्मरिक, एरो रूट आता है। तो गाइस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो पोटैटो है वो स्टेम है। ठीक है, तो सिंपली ये स्टेम की मॉडिफिकेशंस हैं, तो ये आपको याद रखनी है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको बस ये सिंपल याद रह जाएगा। तो ये इतना भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होती है, ये ट्रांसफर ऑफ पोलन्स होता है फ्रॉम स्टेमन्स टू स्टिग्मा, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो गाइस जो हमने पहले बात करी थी, क्या होता है कि जो फ्लावर होता है, तो फ्लावर में ये पार्ट्स होते हैं स्टेमन्स एंड स्टिग्मा। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन होती है, अब सेम जो फ्लावर होगा किसी प्लांट का, तो आपने इसको बिल्कुल सिंपल करके समझना है। कोई फ्लावर है प्लांट पे, तो उसमें जो फ्लावर में ये दोनों पार्ट्स होते हैं, स्टेमन्स भी है, स्टिग्मा भी है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पोलन्स हैं अगर वो ट्रांसफ़र होंगे स्टेमन्स टू स्टिग्मा, ठीक है, तो उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। अब पोलिनेशन जो है वो टू टाइप्स की हो सकती है। सेल्फ पोलिनेशन का मीनिंग क्या है, सेल्फ पोलिनेशन का मीनिंग है कि अगर वो सेम फ्लावर पे हो रही है,
यानी कि सेम फ्लावर में ही वो एक स्टेमन से स्टिग्मा में चला गया पोलन, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। ओके, तो अगर क्रॉस पोलिनेशन का मीनिंग क्या हो गया कि अगर वो किसी अनदर फ्लावर में चला जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो यानी कि किसी और स्पीसीज के जो फ्लावर है वहां तक वो अगर पहुंच जाएगा तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन जो है वो सेम फ्लावर में रहती है तो उसमें वो होगी। तो सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं, यानी कि ये सेम प्लांट में रह जाएगा और यहाँ पर वो किसी और प्लांट पे चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कौन से मोड्स हो सकते हैं, एयर, वाटर, इंसेक्ट्स एंड एनिमल। तो गाइस ये जो सिंपल पॉइंट ऐसे हैं, इनके ऊपर भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो पोलन्स को ट्रांसफर कर सकता है। तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि वो एयर, वाटर, इंसेक्ट और एनिमल किसी से भी वो ट्रांसफर हो जाएगा। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा। ये ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सीड हमारे पास है। जो सीड है, सीड इज ए फर्टिलाइज मैच्योर ओव्यूल दैट पोजेस एन एम्ब्रियोनिक प्लांट। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये एक ओव्यूल है, एक छोटा स्ट्रक्चर है जिसमें एम्ब्रियोनिक प्लांट यानी कि पूरे का पूरा एक स्मॉल प्लांट उसमें प्रेजेंट होता है। किसमें, सीड में। ओके, अब सीड जो है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एंडोस्पर्मिक। ओके, नॉन एंडोस्पर्मिक या एंडोस्पर्मिक। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, हो सकता है इतना जो टफ क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। तो एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन दीज सीड्स। तो नॉन एंडोस्पर्मिक का मीनिंग यहाँ से नाम से ही पता चल जाएगा कि जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो नहीं होता। एंड स्टोर देयर फूड्स मटेरियल इन द कोटिलीडन। अदरवाइज एक्चुअल में ये एंडोस्पर्म जो है ये पार्ट होता है जो एक्ट करता है एज ए फूड फॉर द सीड। तो यहाँ पर जो है एंडोस्पर्म नहीं होगा, तो जो फूड है उसका सीड का वो कोटिलीडन उसमें एक पार्ट होता है, उसमें वो स्टोर्ड होगा। एंडोस्पर्मिक में क्या है कि जो सीड्स होंगे एंडोस्पर्मिक, उसमें फूड का जो काम कौन करेगा, वो एंडोस्पर्म करेगा। ये पार्ट होता है सीड में। ठीक है, अब सपोज ये है यहाँ पर कोटिलीडन यहाँ पर बना हुआ है, तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, तो इसमें जो फूड होगा वो यहाँ पर कोटिलीडन में स्टोर होगा। ओके, तो चलिए ये देखते हैं। एंडोस्पर्मिक हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक हो गया। इसमें यहाँ पर ये इसके दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो एक और पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जहाँ पर कोटिलीडन, अब जो डिफरेंस होता है मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट में, उसका मीनिंग ये होता है कि जहाँ पर जो ये सीड टाइप है, जैसे ये पी है या ग्राम है, तो इसके टू पार्ट्स हो जाएंगे। अगर आप इसको जो ग्राम है इसको अलग अलग करोगे, उसके टू पार्ट हो जाएंगे, तो उसमें कोटिलीडन जो है वो 2 है, उसमें 2 कोटिलीडन होंगे। तो अगर हम इसमें बात करेंगे, जैसे राइस है या मेज है, तो ये भी एक सीड है लेकिन उसमें जो कोटिलीडन है वो एक ही होगा। ठीक है, तो ये इसमें जो मेजर तो ये देखिए यहाँ पर ये मोनोकोट है क्योंकि इसमें एक ही कोटिलीडन है, ये वाला। और ये देखिए ये बीन सीड है या ये पी भी हो सकता है, उसमें 2 कोटिलीडन है, तो इसलिए इसको डाइकोट कहा गया, इसको क्या कहा गया है, मोनोकोट। ओके, तो ये देखिए इसमें कॉर्न सीड में यहाँ पर एंडोस्पर्म यहाँ पर प्रेजेंट है, और क्योंकि यहाँ पर ये फूड का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फूड है वो किस में होगा स्टोर, वो कोटिलीडन में स्टोर होगा। ओके, तो ये इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है सीड में। तो ये 2 टाइप्स ऑफ सीड हो गए हैं। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये जो डिफरेंस है ये समझ आ गया होगा, और ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं और आपको जो क्वेश्चन है वो भी सिंपल बिल्कुल आएंगे एग्जाम में। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो गाइज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन